हेलो डियर फ्रेंड्स। इसमें इस वीडियो में हम लोग जिस कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ कन्वर्जेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। टाइम ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब समझिए। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर मीट करना। मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल जब एक पॉइंट पर मीट करता है और उसमें जो समय लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम लोग सबसे पहले इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है थ्योरी पार्ट देखते हैं कि क्या है थ्योरी पार्ट। इसका थ्योरी पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ कन्वर्जेंस और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए, हमने दो पार्टिकल्स को दिखाया है। एक पार्टिकल 1 यहाँ पर है और एक पार्टिकल 2 यहाँ पर है। मैंने पार्टिकल 1 से एक फ्रेम एस डैश को अटैच कर दिया है, जिसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम OX, OY, OZ के फॉर्म में दिखाया है। और जब मैं इस फ्रेम एस डैश जो कि पार्टिकल 1 से अटैच है ये पार्टिकल 2 को देखता हूँ तो मैं इसको T0 टाइम से जहाँ पर ये P0 पॉइंट पर है इसको ऑब्जर्व करना शुरू करता हूँ। तो मुझे एक ऐसा पाथ पार्टिकल का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दिखाई देता है, जिसको कि मैंने यहाँ पर डिपिक्ट किया है। अब मैं क्या करता हूँ कि किसी एक P पॉइंट पर जिसको कि मैंने टाइम T से दिखाया है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी v21 वेक्टर और a21 वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश, और इसका पोजीशन वेक्टर r21 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मैंने दिखाया है। और एक मैं P पॉइंट पर एक यूनिट वेक्टर जो ER कैप, इसको मैं ER वेक्टर बोलता हूँ, इसको मैंने पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दिखाया है। इसी को देखिए, मैंने लिखा है कि पाथ ऑफ C पार्टिकल 2, पाथ ऑफ पार्टिकल 2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर मैं दिखाया हूँ पार्टिकल 2 एट टाइम T, और यहाँ ये देखिए फिगर 1 मैंने लिखा है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल 2 एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश अटैच टू द पार्टिकल 1। और इसके बाद देखिए ये सारे सिंबल्स को देखिए। इन द फिगर 1 we have shown the path of the particle 2 as observed from frame S dash attached to particle 1 in 3-dimensional Euclidean space। अभी देखिए v21 को मैंने लिखा है v21 वेक्टर, मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश। A21 को लिखा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश। वैसे मैंने R21 वेक्टर जो कि टाइम का फंक्शन होगा, इसको R21 के फॉर्म में केवल लिखा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस डैश। और इस पेज में देखिए ER कैप या ER वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21, और हमने R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा है R21 मोड इक्वल टू R21 इक्वल टू R इक्वल टू OP देखिए OP ये है OP ये मैग्नीट्यूड को मैंने OP लिखा है। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स 1 and 2। thus R21 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, इसी को मैंने लिखा है R21 वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर
और ई आर वेक्टर। अब देखिए ई आर, चूंकि मैंने बोला कि ये यूनिट वेक्टर मैंने लिया है, तो ई आर डॉट ई आर ये हो गया 1 × 1, और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा, मतलब कॉस 0, ये 1, इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया, और इसको पहले वाले को इक्वेशन 1 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने का बात है। ये देखिए, ये हम ये एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो इसका जो ये पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ई आर, वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा अपना डायरेक्शन। और आप देखिए, किसी भी दो टाइम अलग अलग समय पर जब आप निकालेंगे तो ई आर का डायरेक्शन अलग अलग होगा। मतलब ई आर जो है टाइम का फंक्शन है, और किसी एक टाइम पर ऐसा है कि इस ई आर वेक्टर, ई आर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन एक यूनिक वैल्यू है एक गिवन टाइम पर। इसका मतलब ये है कि ई आर जो है एक टाइम का फंक्शन है, और साथ में आप किसी दो टाइम पर आप डायग्राम खींच करके खुद से भी ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि जब दो डिफरेंट डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर, अगर उसको हम लोग चेंज अगर निकालते हैं उस वेक्टर का, तो वो डिफरेंट फ्रॉम 0 होगा। तो ये ई आर वेक्टर इसलिए टाइम का फंक्शन है, क्योंकि देखिए फंक्शन होने के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टाइम है, टाइम पर एक यूनिक वैल्यू है ई आर का, और ये ई आर जो है कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, इसलिए ई आर जो है टाइम का फंक्शन हो गया। तो मैंने जब ई आर टाइम का फंक्शन है, तो मैंने इसको, ये इक्वेशन 2 को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो देखिए मुझे क्या मिला कि चूंकि इस साइड कांस्टेंट है इसलिए मुझे 0 मिल जाएगा, और इस साइड देखिए वेक्टर कैलकुलस के रूल से मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ, डी ई आर बट्टे डी टी डॉट ई आर प्लस ई आर डॉट डी ई आर बट्टे डी टी इक्वल टू 0। तो ये देखिए मुझे मिल गया 2 ई आर डॉट डी ई आर वेक्टर बट्टे डी टी इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करता है कि ई आर डॉट डी ई आर बट्टे डी टी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, देखिए ई आर डॉट डी ई आर बट्टे डी टी इक्वल टू 0। अभी देखिए ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर या कोई भी क्वांटिटी को हम ऊपर में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखने से थोड़ा टाइम का भी वेस्टेज होता है, उसको बचाने के लिए हम लोग डॉट यहाँ पर ऊपर में, ये डॉट का मतलब है कि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ई आर वेक्टर। तो ये देखिए, इसका मतलब ये इंप्लाई करता है कि ई आर इज परपेंडिकुलर टू डी ई आर, और ये जो है डी ई आर, बट देखिए दोनों का जो है ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। मैंने पहले बताया कि ये ई आर तो 0 नहीं है, ई आर जो यूनिट वेक्टर है उसका एक गिवन डायरेक्शन है, इसका मॉडुलस 0 नहीं है। तो डी ई आर बट्टे डी टी, चूंकि ई आर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, ये टाइम का फंक्शन है, इसलिए डी ई आर बट्टे डी टी भी 0 नहीं है। लेकिन इसका जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है 0 है। इसका मतलब ये है कि ई आर और डी ई आर बट्टे डी टी, इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। मतलब ये ई आर, इसको जब हम लिखेंगे तो ई आर का मॉड जो कि 1 है, डी ई आर बट्टे डी टी का मॉड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। चूंकि डी ई आर बट्टे डी टी का मॉड जो है इन जनरल 0 नहीं है, इसलिए जो है ये कॉस थीटा का वैल्यू 0 आएगा। कॉस थीटा 0 मतलब कि थीटा π/2, इसलिए मैंने लिखा है कि ई आर इज परपेंडिकुलर टू डी ई आर बट्टे डी टी। अभी देखिए वेलोसिटी of particle 2 as seen from frame s dash attached to particle 1, that is velocity of particle 2 with respect to particle 1 is given as,
ये देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये बाय डेफिनेशन जो काइनेमेटिक्स में होता है, ये देखिए dr21 वेक्टर बाय dt as seen from s dash frame equal to velocity of 2 with respect to 1। मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 ये मुझे मिल गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, ये r21 के बदले में r लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। इसको ये करने से देखिए मुझे ये इक्वेशन मिल गया, dr/dt इंटू प्लस r der/dt। इसको मैं v21 वेक्टर लिख दिया हूँ, या मैं लिखता हूँ r डॉट, ऊपर में ये dr/dt को लिखा हूँ r डॉट प्लस r डॉट इक्वल टू v21। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। अभी देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 5 को नेक्स्ट पेज में लिखा है, dr/dt प्लस r der/dt इक्वल टू v21। ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इसको मैं के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 5 विथ वी गेट, ये देखिए ये dr/dt डॉट हो गया प्लस r der/dt इंटू इक्वल टू ये v21 के साथ में वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर का फ्रॉम 2 and 3। देखिए इक्वेशन 2 जो है ये बोलता है कि इंटू इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3 बोलता है कि डॉट der/dt ये जो है 0 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है इसका वैल्यू हो गया 1 हो गया, और ये जो है ये 0 हो गया, तो केवल बच गया, मुझे मिल गया dr/dt इक्वल टू v21 वेक्टर डॉट इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोलता हूँ। इसी को मैंने 6 को ऐसे लिखा है, dr/dt ये r21 लिख दिया मैग्नीट्यूड। इसको सबसे अच्छा रहेगा कि dr/dt ही लिखूं इक्वल टू v21 डॉट ये 6 नंबर इक्वेशन मैंने डिराइव किया है। और देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दिया हूँ। देखिए ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, ये r21, ये v21 वेक्टर बनाया हूँ, इसके बीच का एंगल फाई है और यूनिट वेक्टर लिखा। तो फिगर 2 में देखिए dr/dt ये इक्वल टू हो जाएगा v21 cos फाई, तो dr/dt v21 cos फाई हो जाएगा। अभी देखिए मैं सारे चीज़ों को फिगर 3 में दिखाया है, ये देखिए फिगर 3 में। अभी देखिए इन फिगर 3 वी हैव ड्रॉन r21 एंड v21 इन द प्लेन ऑफ पेपर बिकॉज ए प्लेन इज डिटर्मिन्ड बाय 2 डिफरेंट नॉन पैरेलल वेक्टर्स। मतलब r21 और v21 वेक्टर को एक प्लेन में रखते हुए मैंने इसको xy प्लेन के तरह इसको खींचा है। अभी एक चीज जो छूट गया, मैं इसको पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको मैं रेडियल डायरेक्शन में dr/dt और इसके परपेंडिकुलर रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर में, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इसको der/dt लिखता हूं। अभी देखिए अभी ये चीज आप अभी ये चीज देखिए कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये ये जो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा der/dt, ये der/dt का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वेलोसिटी 2 कंपोनेंट से मिल करके बना है, इसीलिए ये इसके के
परपेंडिकुलर मतलब ई आर के परपेंडिकुलर किधर भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी इसी दो कंपोनेंट से मिलके बना है, इसीलिए देखिए ये ई आर का डायरेक्शन तो ऑलवेज जो है वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये जो डी ई आर बट्टे डी टी है वो अगर वेलोसिटी किसी दूसरे प्लेन में फिर लाई कर जाता है तो वो जो है वेलोसिटी के साथ में वो रोटेट करेगा वेलोसिटी के साथ में, ताकि इस दोनों का सम जो है वेलोसिटी वेक्टर के बराबर होता रहे। तो ये डी ई आर बट्टे डी टी जो है ये ई आर के परपेंडिकुलर है और ये जो है रोटेटिंग नेचर का वेक्टर है। ई आर का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डी ई आर बट्टे डी टी का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी नेक्स्ट आइए मैं देखता हूँ इसको। देखिए मैंने एक R21 देखिए और V21 को मोमेंटरली जो है एक जो है एक्स वाई प्लेन में आपको दिखा दिया, क्योंकि ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर से एक प्लेन हम लोग ऑलवेज पास कर सकते हैं। नाउ अटैच एन इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट R21 वेक्टर एंड V21 लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एंड ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइज एट पार्टिकल 1। ये देखिए मैं इसको जो है ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इसके साथ पार्टिकल 1 के साथ में फ्रेम एस डैश अटैच कर दिया है। तो अभी देखिए क्या होता है। ये अभी मैं जनरल किसी भी मोशन के लिए, लेकिन एक इंस्टेंट पर जो है ये R21 वेक्टर और V21 वेक्टर को एक प्लेन में रख करके इस डायग्राम को दिखाया है। ये देखिए ई आर को मैं बहुत आसानी के साथ में लिख सकता हूँ। ये यूनिट वेक्टर है तो कॉस थीटा, ये देखिए ये जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो ई आर जो है ई आर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, इसको लिख सकता हूँ। अभी देखिए डी ई आर बट्टे डी टी, इसको जब मैं इसको लिखता हूँ तो देखिए ये यहाँ इक्वेशन नंबर 7 जो पहले लिखा था इसको मैं डी बाई डी टी ई आर के बदले इसको कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे लिख दिया, और इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो देखिए ये डी कॉस थीटा बाई डी टी आई प्लस डी साइन थीटा बाई डी टी जे, ये देखिए डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये डिफ्रेंसिएशन का चेन रूल से मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस डी साइन थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी जे, ये देखिए माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये ब्रैकेट में लिख दिया और इसको कॉमन ले लिया डी थीटा बाई डी टी। मतलब ये हो गया डी ई आर बट्टे डी टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, इसको मैं इक्वेशन 8 बोल दिया। नाउ फ्रॉम फिगर 3 देखिए, फिगर 3 से मैंने क्या लिखा है, फॉर ई थीटा के लिए मैं लिख सकता हूँ। देखिए ये जो ई थीटा को दिखाया ये परपेंडिकुलर, देखिए ये जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में ई आर वेक्टर और ये ई थीटा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में, और ये जो मैंने जैसा पहले बताया कि ये डी ई आर बट्टे डी थीटा जो है ये ई आर और V21 वेक्टर के प्लेन में लाई करेगा। तो देखिए ये इसके प्लेन में मैं ई थीटा वेक्टर को दिखाया हूँ। तो ई थीटा वेक्टर जो है देखिए ये चूंकि थीटा है, ये जो है 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। इसको 180 में से माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ में बनाएगा वो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ई थीटा वेक्टर इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा आई वेक्टर प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जे वेक्टर। ये देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री से, प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा जे, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 बोल देता हूँ। अभी देखिए इक्वेशन 8 एंड 9 से, देखिए इक्वेशन 8 और 9 से डी ई आर बट्टे डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी इंटू ई थीटा वेक्टर, इसको मैं इक्वेशन 10 बोल देता हूँ। अभी देखिए
ये वेक्टर अलजेब्रा से मैं V21 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, ये ER और E थीटा के डायरेक्शन में। देखिए इसका कंपोनेंट जो है, ये देखिए, ये देख लीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर जो है मैंने E थीटा और ER के साथ में इसको कोप्लेनर दिखाया है। तो वेलोसिटी वेक्टर को ये दो कंपोनेंट के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। इसी को मैंने लिखा है कि इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा, ये ER के साथ में, और इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा V21 डॉट ER, और यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में ER प्लस V21 डॉट E थीटा और इंटू E थीटा। तो ये जो है इधर के तरफ जो है कंपोनेंट इसका जो है हो जाएगा। इसी को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ये देखिए V21 इक्वल टू V21 डॉट ER प्लस V21 डॉट E थीटा डॉट E थीटा। ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया। अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 V21 वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे पहले भी लिखा था। देखिए dr बटे dt ER वेक्टर प्लस R DER बटे dt वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 5 था। अभी देखिए 5 और 10 से, ये 5 और ये 10 से मैं लिख सकता हूँ इसको कि dr बटे dt ER प्लस R d थीटा बाई dt E थीटा इक्वल टू V21 वेक्टर। ये 12 इक्वेशन वाल इसको बोल दिया। अभी देखिए फ्रॉम 11 एंड 12, 11 नंबर कौन सा है ये देख लीजिए। 11 नंबर ये हो गया, ठीक है। 11 और 12 को मैं, ये दोनों V21 के बराबर हो गया, तो दोनों को मैं 11 में देखिए इधर V21 है और ये V21, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। देखिए dr बटे dt इक्वल टू V21 डॉट ER, और दूसरा मिल गया R d थीटा इक्वल टू V21 डॉट E थीटा। देखिए ये ER के साथ में ये ER इक्वेट होगा, और ये E थीटा के साथ में इसका जो है ये E थीटा वाला टर्म, जो इधर वाला टर्म है, इधर वाला, दोनों इक्वेट होगा। इसलिए मैंने लिखा है dr बटे dt इक्वल टू V21 डॉट ER, और ये देखिए V21 डॉट ER, और ये R d थीटा बाई dt V21 डॉट E थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दोनों इक्वेशन का बहुत यूज होगा। अभी देखिए कमेंट के फॉर्म में मैंने लिखा है व्हाइल dr बटे dt इंटू V21 डॉट ER इज वैलिड फॉर all situations of motion of the particle 2 in 3-dimensional space, but R d theta by dt equal to V21 dot E theta vector is valid only for a given instant of time, because at another instant of time R21 vector and V21 vector don't lie in the xy plane depicted in figure 3 for non-planar motion. But if particle 2 is confined to move in the same plane, then both these equations are valid at all the instant of time. ठीक है। ये देखिए मैं ये चीज़ लिखा हूँ कि ये इक्वेशन जो है, देखिए ये पहला वाला इक्वेशन, जैसा कि मैं पहले भी इसको जनरल में बिना किसी कोऑर्डिनेट के डिराइव किया था, केवल इसका ER के साथ में वेलोसिटी जो निकाला था इक्वेशन 5 के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लिया था ER के साथ में, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया था। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, या यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, ये जनरल 3D मोशन के लिए किसी भी सिचुएशन में ऑलवेज वैलिड होता है। लेकिन ये R d थीटा बाई dt, देखिए ये E थीटा जो है, इसका जो है डायरेक्शन हमेशा चेंज करते रहेगा। तो मैंने जो ये थीटा को R21 और V21 वेक्टर के कोप्लेनर दिखाया, इसका प्लेन जो है फिर जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा किसी दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इसका जो XY प्लेन में मैंने दिखाया उसका प्लेन जो है चेंज हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन जो आएगा,
ये जो इक्वेशन आएगा ये इंस्टेंटेनियसली वैलिड है। लेकिन देखिए अगर प्लेन मोशन के लिए है तो ये इक्वेशन चूंकि 3D मोशन के लिए ऑलवेज वैलिड है, और ये प्लेन मोशन के लिए हमेशा ये r21 वेक्टर और v21 के साथ में हम प्लेन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये देखिए मोशन इन प्लेन फॉर पार्टिकल 2, अभी आइए मोशन इन ए प्लेन फॉर पार्टिकल 2, ये जो रिलेशन वैलिड होगा वो हमेशा प्लेन मोशन के लिए ऑलवेज वैलिड होगा। और देखिए इस इक्वेशन में आर डी थीटा बाई डी टी, इसमें ई थीटा का जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे, वो जो थीटा देखिए एक्स एक्सिस के साथ में दिखाया है, कोई एक लाइन है, इसके साथ में इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, और ई आर के परपेंडिकुलर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ये ई थीटा का डायरेक्शन होगा। तो ये दोनों इक्वेशन देखिए हम लोग जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो जनरली प्लेन मोशन के लिए ही है, लेकिन आपको मैं जनरलाइज्ड वे में इसको डिराइव करके बताया। तो इसको यही सेम इक्वेशन को आप जो है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे जो है एक जो है क्लियर पिक्चर ये इससे नहीं मिलेगा कि डी आर बटे डी टी ये 3D मोशन में ऑलवेज वैलिड होता है, और ये आर डी थीटा बाई डी टी इंस्टेंटेनियसली आप तो 3D नॉन प्लेनर मोशन के लिए ये लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा अनलेस जब तक ये मोशन एक प्लेन में नहीं होता है। तो देखिए इन इरोडोव और एस क्रोटोव बुक्स मोस्टली पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन ए गिवन प्लेन ओनली, हेंस बोथ दीज इक्वेशंस आर वैलिड एट ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर मोशन इन ए प्लेन। मतलब मोशन इन ए प्लेन के लिए ये इक्वेशन को आप आंख मूंद करके लगा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ ई थीटा इज टेकन टू बी परपेंडिकुलर टू ई आर वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। मतलब देखिए डायरेक्शन ऑफ ई थीटा, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ई थीटा वेक्टर का डायरेक्शन जो है ई आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा मतलब इधर के तरफ इंक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो है ई थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा में इसका डायरेक्शन लाई करेगा। डायरेक्शन ऑफ ई थीटा इज टेकन टू बी परपेंडिकुलर टू ई आर वेक्टर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस और द मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन। अब देखिए आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसको देखने के लिए आपको बहुत पैसेंस का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। एक कंसेप्ट को समझाने के लिए देखिए पूरा लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करने के लिए तो थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जा रहा है। तो देखिए अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो ये तो मैंने दिखाया पार्टिकल 1 के फ्रेम में पार्टिकल 2 का इक्वेशन ऐसा आ गया। अभी देखिए व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 13, दैट इज डी आर बटे डी टी इक्वल टू v21 वेक्टर डॉट ई आर एंड आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू v21 डॉट ई थीटा इन एनी अदर जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। अब मान के चलिए ये इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है किसी जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसको कि मैंने फ्रेम एस बोला है, उसमें क्या इसका फॉर्म हो जाएगा। इसी को दिखाने के लिए देखिए ये फ्रेम एस डैश जैसे मैंने पहले दिखाया, सारा डायग्राम वही, ये सब को अभी भूल जाइए। ये ओमेगा वेक्टर v1 बीटा ये v2 ये जो है तब आएगा जब मैं फ्रेम एस को मतलब बनाऊंगा। अभी देखिए ये XY एक्सिस दिखाया, XYZ, ये फ्रेम एस डैश, यहाँ पर पार्टिकल 1 है, यहाँ पर पार्टिकल 2 है। जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि XY प्लेन को वेलोसिटी वेक्टर का प्लेन ले लिया, ये वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 वेक्टर दिखाया, ये ER वेक्टर का दिखा दिया डायरेक्शन, ये ई थीटा वेक्टर दिखाया, ये R21 वेक्टर दिखाया। ठीक है, अभी देखिए ये जब मैं इस फ्रेम एस डैश को या दोनों पार्टिकल को जब मैं इस फ्रेम एस से अगर ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे क्या दिखाई
दिखाई पड़ेगा कि ये फ्रेम एस डैश ये पार्टिकल 1 के अबाउट में या पॉइंट ओ के अबाउट में इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर है। मतलब ये पार्टिकल रोटेट भी कर, मतलब ये फ्रेम जो है ओ पॉइंट के अबाउट में रोटेट भी करता हुआ मुझे दिखाई पड़ेगा फ्रेम एस से देखने से, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इन जनरल मुझे बीटा वेक्टर दिखाई पड़ेगा। और पार्टिकल 1 का जो वेलोसिटी ये फ्रेम एस से देखने पर मुझे v1 वेक्टर दिखाई पड़ेगा, और पार्टिकल 2 का वेलोसिटी मुझे फ्रेम एस से देखने पर v2 वेक्टर दिखाई पड़ेगा। इसी को मैंने लिखा है फ्रेम एस डैश इज रोटेटिंग आर्बिट्ररली एंड मूविंग आर्बिट्ररली एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस। मतलब ये फ्रेम जो है आर्बिट्ररी वे में रोटेट कर रहा है और 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है, where omega vector equal to angular velocity of frame s dash attached to the particle 1 as seen from frame s। अभी देखिए बीटा वेक्टर इसी को लिख दिया एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस। v1 वेक्टर को लिखा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 एज सीन फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। v2 वेक्टर linear velocity of particle 2 as seen from frame s। r21 vector position vector of particle 2 with respect to particle 1 as seen from frame s dash। v21 vector linear velocity of particle 2 with respect to particle 1 as seen from frame of reference s dash। अभी देखिए पिछले चैप्टर में जो मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को आप लोग के सामने में इंट्रोड्यूस किया था उसका मैं अभी यूज़ करूँगा। ये देखिए वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। इसमें मैंने बताया था ये देखिए बॉडी ओ डैश के अबाउट में रोटेट कर सकता है, और ये जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को हम किसी भी पॉइंट सी के अबाउट में, ये बॉडी में कोई भी पॉइंट हो सकता है, और ये एस डैश फ्रेम इसके साथ में रिजिडली अटैच है। मतलब ये बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो ये फ्रेम भी बॉडी के साथ में ही रोटेट कर रहा है। अभी देखिए ये सी पॉइंट जो है इन जनरल ये बॉडी का कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको जो है इन जनरल कोई मासलेस हाइपोथेटिकल एक्सटेंशन पॉइंट, मतलब यहाँ पर भी कोई पॉइंट सोच सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये बॉडी का जो है मासलेस एक्सटेंशन है और उसमें कोई पॉइंट जो है ये है। मतलब बॉडी को हम लोग मासलेस मान करके एक्सटेंड कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सटेंशन कर सकते हैं, और इसके पॉइंट भी मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट में हम लोग इस वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो आइए अभी हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करने का समय आ गया। अभी देखिए बाय वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो है v21 वेक्टर इक्वल टू v1 वेक्टर, ये देखिए फ्रेम एस डैश जिसका कि ओरिजिन जो है ये v1 वेक्टर है, तो इसको मैंने v1 वेक्टर लिखा प्लस v21, मतलब पार्टिकल 2 को देखने से इसका वेलोसिटी जो है v21 वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, प्लस ओमेगा क्रॉस r21, ये ओमेगा वेक्टर है जो कि एस फ्रेम से देखने पर बॉडी का मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ओमेगा वेक्टर के साथ में r21 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैं लूँगा, तो मुझे ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 मुझे एस फ्रेम से कैसा दिखाई देगा वो मुझे मिल जाएगा। तो v21 इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v21 प्लस ओमेगा क्रॉस r21 वेक्टर। अभी देखिए v21 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 माइनस ओमेगा क्रॉस r21 वेक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 15 लिख दिया। अभी देखिए मैं इसके साथ में अगर ER के साथ में ये इक्वेशन 15 का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो देखिए v21 माइनस v1 के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लिया ER वेक्टर का, माइनस ओमेगा क्रॉस
ये देखिए R21 को R21 या R वेक्टर इंटू ER वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर को लिखा है डॉट ER। अभी देखिए ये ओमेगा क्रॉस ER वेक्टर हो गया, मतलब ये ओमेगा वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, ER वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है, और इसके साथ में मैंने ER का डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये मुझे रिजल्ट मिल जाएगा V21 डॉट ER माइनस V1 डॉट ER। इसको आप देख लीजिए, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी जो है फिगर 5 में मैंने दिखाया है, ये देखिए, ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 V1 वेक्टर और ये V2 वेक्टर दिखाया है। ER वेक्टर को मैं बोल देता हूँ, चूंकि पार्टिकल 2 से अटैच है इसलिए E2R वेक्टर मैं दिखाया हूँ, और इसका डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स के अवे होगा। और देखिए ये पार्टिकल 1 पर भी मैं एक वेक्टर दिखाया हूँ इस डायरेक्शन में। इसको देखिए मैं माइनस ER वेक्टर, क्योंकि ER वेक्टर का डायरेक्शन इधर के तरफ है, अवे फ्रॉम पार्टिकल 2 है, तो मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करके अगर लाऊंगा तो यहाँ पर ये मुझे इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, तो मुझे इस डायरेक्शन में लिखने के लिए माइनस ER वेक्टर लिखना पड़ेगा, जो कि E1R वेक्टर इसको मैं बोल देता हूँ। ये फिगर 5 है। 10 ये देख लीजिए कि ये जो है देखिए 10 V21 डॉट ER इक्वल टू V2 डॉट ER वेक्टर प्लस V1 डॉट माइनस E1R वेक्टर। इसको देखिए माइनस E1R को मैं E1R लिख सकता हूँ, तो इसको देखिए, इसी को मैं लिखते लिखते यहाँ पर जो है ये पहुँच गया ER वेक्टर इक्वल टू E2R वेक्टर, चूँकि पार्टिकल 2 के साथ में अटैच है और अवे फ्रॉम पार्टिकल 2 है, अवे फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स है वेक्टर। तो E1R यहाँ पर ये मुझे इक्वेशन मिल गया dr/dt इक्वल टू V21 डॉट E2R प्लस V1 डॉट E1R वेक्टर। ये 17 नंबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग डिराइव किए। अभी देखिए ये जो है ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये E2R वेक्टर यहाँ पर हो गया, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स के अवे में एरो दोनों तरफ एरो खींच दीजिए। जो पार्टिकल 2 से होगा अवे होगा इसको E2R बोलेंगे, और जो पार्टिकल 1 से होगा इसको E1R बोलेंगे वेक्टर। तो dr/dt ये फार्मूला डिराइव हो गया। नाउ अब देखिए, वैसे V21 डॉट E थीटा के साथ में मैंने जब डॉट प्रोडक्ट लिया है तो मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ R21 और E थीटा के बीच में ये टर्म कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा R d थीटा बाई dt। देखिए इक्वल टू V21 वेक्टर डॉट E थीटा इक्वल टू V21 माइनस V1 डॉट E थीटा माइनस ओमेगा क्रॉस R21 डॉट E थीटा वेक्टर। ये 19। इसको हम लोग जो है ये समरी ऑफ फार्मूला डिराइव्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। dr/dt V21 डॉट ER इक्वल टू V2 वेक्टर डॉट E2R वेक्टर प्लस V1 वेक्टर डॉट E1R वेक्टर। ये देखिए ये वैलिड फॉर 3D मोशन, ये इन जनरल किसी भी मोशन के लिए वैलिड है 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में। और ये देखिए ये R d थीटा बाई dt इक्वल टू V21 वेक्टर डॉट E थीटा इक्वल टू V21 माइनस V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर डॉट E थीटा माइनस ओमेगा क्रॉस R21 वेक्टर डॉट E थीटा। ये जो है ये प्लेन मोशन के लिए ही इसको हम लोग यूज करेंगे हमेशा, इसलिए मैंने लिखा है कि वैलिड फॉर प्लेन मोशन ओनली। और ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वैलिड होगा, इसलिए दूसरे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हमको दूसरा जो है थीटा के बदले दूसरा एंगल लिखना पड़ेगा। इसलिए 3 डायमेंशनल मोशन नॉन प्लेनर मोशन के लिए इसका कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्लेन मोशन के लिए ही यूज़ करेंगे, ताकि हमेशा हमको
सेम थीटा यूज करना पड़े। ठीक है, वैलिड फॉर प्लेन मोशन ओनली, इसलिए मैंने लिखा। इसी को देखिए मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया है। ये थीटा एंगल है, ये v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, ये er वेक्टर, ये ई थीटा वेक्टर। ये कोई डायरेक्शन ले लिया, x डायरेक्शन बोल दिया, थीटा, इसको थीटा एंगल दिखा दिया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को r मैंने दिखा दिया। ये e2r बोल दिया, e2r वेक्टर, और ये e1r अवे फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स, दोनों वेक्टर को दिखा दिया। और ये ई थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा में दिखा दिया। तो ये फार्मूला को अभी आप इस फार्मूला को बढ़िया से अपने से डिराइव करने का कोशिश कीजिए, और दोनों फार्मूला को आप देखिए कि कैसे डिराइव करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार भी होता है इस फार्मूला को डिराइव करने का कोशिश कीजिए खुद से। अभी देखिए ये टाइम ऑफ कन्वर्जेंस और जनरल 3D मोशन, ये क्या होता है। देखिए मैंने कोई फ्रेम एस दिखाया, कोई जनरल फ्रेम है, इसमें पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल, इसको मैंने दिखाया 1 2, इसको r से दिखाया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। और ये e2r वेक्टर को दिखाया है, ये e1r वेक्टर को दिखाया है। ये वेलोसिटी को जनरली मैंने वेलोसिटी v1 वेक्टर, ये वेलोसिटी v2 वेक्टर दिखाया है। ये इसको मैंने फिगर 8 बोल दिया है। टाइम ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ये दोनों पार्टिकल कितना समय के बाद में एक पॉइंट पर मीट करेगा। ऑल द सिचुएशंस आर शोन एट ए गिवन मोमेंट ऑफ टाइम एज सीन फ्रॉम फ्रेम एस। अभी देखिए dr/dt जो हमने पिछला इक्वेशन डिराइव किया है, उससे मैं लिख सकता हूँ v1 डॉट er वेक्टर प्लस v2 डॉट er वेक्टर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखिए कि ये देखिए v1 cos थीटा 1, ये देखिए ये वेलोसिटी v1 डॉट e1r, मतलब इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो v1 cos थीटा 1, और ये जो है v2 cos थीटा 2, तो dr/dt मैं लिख सकता हूँ v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। अभी मैं dt को इधर ले आया, और dr के साथ में देखिए इसको मैं इधर नीचे में ट्रांसपोज कर दिया, dt को इधर ले आया, तो मैं लिख सकता हूँ इसको dt इक्वल टू dr/v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। लेट एट t बराबर 0 पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन r0 था वो l, तो किसी टाइम टॉप पर ये कन्वर्ज करेगा, तो उस टाइम को निकालने के लिए dt इक्वल टू 0 टू टॉ, इसको इंटीग्रेट किया, ये l टू 0, इसको इंटीग्रेट किया dr। अभी देखिए टाइम ऑफ कन्वर्जेंस का एक हमको फार्मूला मिल गया, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस टॉ इक्वल टू l टू 0 dr/v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 इंटीग्रेशन l टू 0। ये टॉ इक्वल टू, इसी को लिखा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स टू कन्वर्ज एट ए कॉमन पॉइंट। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 22 बोल देता हूं। तो ये देखिए टाइम ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, इसका एक जो है मेरे पास एक जनरल फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम आप लोग को बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम आप लोग खुद से डिस्कस कीजिए इरोडोव का। अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। ये देखिए, ये आप SC वर्मा के किताब में देखिए, इसको आप देखे होंगे ये प्रॉब्लम को, और ये IIT का कभी पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए ये मास जो है यहाँ पर मास अटैच है, और ये मास ऊपर के तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। ये जो है ये P और Q पॉइंट है, इसको जो है मैं दोनों साइड से सिमेट्रिकली u वेलोसिटी से खींच रहा हूँ, तो मुझे
मुझे ये जो है मास या आर पॉइंट कितना वेलोसिटी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, इसको मुझे निकालना है। आप इसको अभी जो फार्मूला मैंने बताया, ये देखिए डी आर बटे डी टी, इसी पर ये जो है, ये इसी कंसेप्ट, इसी फार्मूला को यूज करते हुए बन जाएगा। तो आप इसको बनाएंगे। दूसरा चीज़ है, ये देखिए, ये प्रॉब्लम को मैंने खुद से मॉडिफाई कर दिया है। ये एक बेंट वायर है, ये एक बेंट वायर है, ये एक बेंट वायर है। इसके साथ में देखिए ये रिंग अटैच किया हुआ है, ये इस पर स्लाइड कर सकता है। इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये पॉइंट आर है जिससे कि कोई मास एम अटैच किया हुआ है। तो जैसे देखिए और ये जो है स्ट्रिंग है, तो जैसे ये मास ऐसे नीचे आएगा, ये जो है इस पर स्लाइड करेगा। तो आपको कांस्टेंट इक्वेशन वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। तो और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इस पॉइंट पी का जो है, ये ओ हमने दिखाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है दिया हुआ है। और ये देखिए 2 डायमेंशनल बेंट वायर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन कर्व, और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिससे कि ये मास, जिसका कि मास m है अटैच है, ये जो पुली q है। तो आपको डिराइव करना है कि ये पार्टिकल का मास, ये पार्टिकल m या ये पॉइंट r का जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, इसको आप निकालेंगे। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए इसका जो एक स्पेशल केस आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये एक स्ट्रेट वायर है जो कि आप मतलब एच.सी. वर्मा के सर के किताब में भी देख सकते हैं कि इसको एक स्पेशल केस के रूप में आप, मतलब जब आप बेंट वायर वाला प्रॉब्लम कर लेंगे, ये जो है बेंट वायर, तो इसको स्पेशल केस के रूप में आप देख सकते हैं स्ट्रेट वायर का प्रॉब्लम को। इसको सॉल्व कीजिए, वेलोसिटी ऑफ आर ए आर, और ये वेलोसिटी भी इधर के तरफ है डी वी बाई डी टी। तो इसमें रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। अभी जो मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उससे बहुत आसानी से बन जाएगा। और देखिए ये आईरोडोव का एक जो प्रॉब्लम है, आप इस कंसेप्ट से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए ये आईरोडोव का 10th एडिशन है, जिसको कि मैंने अभी जो है ख़रीदा है। मेरे पास ओल्ड एडिशन भी है, जिससे कि मैं आईरोडोव के प्रॉब्लम्स को बनाया करता था। जब मैं 2003-04 में जब ये इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करता था, उस टाइम का भी बुक मेरे पास में है। तो इसमें देखिए, इसमें जो आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये जो प्रॉब्लम इस कंसेप्ट पर 1.13, 1.12 और 1.16, ये जो प्रॉब्लम हमने आपको दिखाया है सॉल्व, इसको नेक्स्ट आगे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। 1.13 वाला इरोडोव का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि u जो वेक्टर है, ये जब क्वेश्चन को देखेंगे तो u वेक्टर लेस देन v वेक्टर। तो आप जो है इसका थोड़ा मैं प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया हूँ, इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट बनाया हूँ। देखिए इसमें जो है, इसमें मैं 2 मेथड से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करते हैं बताऊंगा। तो इसमें जो है, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट बी एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए, इसको भी आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए आईरोडोव सर के किताब में 2 पॉइंट दिखाया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूसली मूव करते हुए जा रहा है, और बी पॉइंट इसके तरफ कंटिन्यूसली एम करके आ रहा है। तो इसमें बोलता है कि कितना समय के बाद में ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आएगा, उसको भी आपको लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे। मतलब डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट बी एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए। और दूसरा क्वेश्चन
जो आप सॉल्व करेंगे, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट बी इन रेफरेंस फ्रेम इन व्हिच पॉइंट ए एंड बी हैव स्पीड u एंड v रिस्पेक्टिवली। और साथ में देखिए एक आपको दो टाइप का ट्रेजेक्ट्री दिखाई पड़ेगा। एक तो ये पार्टिकल बी का ट्रेजेक्ट्री एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए, और एक जो है ये फ्रेम जिसको एस जो है बोल दीजिए, जिसमें यू और भी वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में जो है इसका जो है ये पार्टिकल बी या पॉइंट बी का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा उसको भी निकालना है आपको, या उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मिल सकता है तो उसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड आउट करने का कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट ए का देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये एस फ्रेम में देखने से ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और हमने क्या किया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसको एक्स एक्सिस पर ले लिया है, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगा। अभी जो है तीसरा जो मैं आपको बोला हूँ फाइंड आउट करने के लिए, इवैल्यूएट आर मिनिमम, मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपको बोला हूँ निकालने के लिए फॉर यू ग्रेटर देन वी। रोडोव सर के किताब में u लेस देन v है, तो जब u ग्रेटर देन v अगर होगा या इक्वल टू v होगा, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट b एज सीन फ्रॉम पॉइंट a, मतलब ये देखिए इवैल्यूएट आर मिनिमम फॉर u ग्रेटर देन v एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट बी एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए। इसमें देखिए जो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ये देखिए जो हम जो इक्वेशन जो डिराइव किए, ये जो इक्वेशन डिराइव किए, ये देखिए डी आर बटे डी टी, ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पर क्या होगा, डी आर बटे डी टी। चूंकि आर जो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कंटिन्यूसली टाइम का फंक्शन है, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ भी बोला है निकालने के लिए उसको आप निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ये मैंने किसी और किताब से लिया है। ये जो प्रॉब्लम है देखिए, ये ए और बी, ये ए पॉइंट से कोई मतलब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, मूव करना शुरू कर रहा है, यू स्पीड से मूव करना शुरू कर रहा है, और ये P0 पॉइंट है जिसको T0 टाइम पर मैं मतलब ऐसे P0 लिखा हूँ। इसका जो है वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये L0 है, इसके बीच का इनिशियल सेपरेशन, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं दिखा दिया हूँ कि ये L डिस्टेंस से है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये पार्टिकल जो है इसके बीच अगर मीट करेगा तो कितना टाइम के बाद में मीट करेगा, या कितना समय के बाद में इसके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। ये कितना समय के बाद में मीट कर जाएगा अगर मीट किया तो, और अगर ये मिनिमम अगर इसके बीच का डिस्टेंस है तो कितना समय के बाद में। ये आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये पार्टिकल अगर जो है अगर कोई एक थीटा अगर चूज कर लिया तो ये कन्फाइंड है मूव करने के लिए, वो उसी थीटा डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर दूसरा थीटा के डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब किसी टी टाइम पर आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल सरफेस पर कहीं पर स्पेस में लाई करेगा। तो आप इस क्वेश्चन को कि इसके बीच जब ये कन्वर्ज करेगा तो कितना टाइम के बाद में कन्वर्ज करेगा, या इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितने समय के बाद में ये मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, इसको फाइंड आउट करना है। इसको आप ये देख लीजिए बढ़िया से। और जो मेरा प्रॉब्लम है ये इरोडोव साहब का इरोडोव जी के बुक से लिया है। ये देखिए इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। 1.12 ये वही सेम प्रॉब्लम है, इसको आप
सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा मैंने जो कंसेप्ट बताया है उससे, और नहीं अगर होगा तो हम अपना जो सॉल्यूशन किए हैं उसको आपको 2 मेथड से बताएंगे आपको। और साथ में देखिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द थर्ड पार्टिकल एज सीन फ्रॉम सेकेंड पार्टिकल। मतलब देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्टिकल, इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के तरफ मूव कर रहा है, सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल के तरफ, और थर्ड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के तरफ में। तो इसमें मैंने वही थोड़ा प्रॉब्लम को और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द थर्ड पार्टिकल एज सीन फ्रॉम सेकेंड पार्टिकल एज्यूमिंग फ्रेम अटैच टू सेकेंड पार्टिकल ट्रांसलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए इसका जो है पिछले प्रॉब्लम में भी इरोडोव जी के बुक में जो था ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए आपको बोला हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको दिया हूँ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए। ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए देखिए ये सभी जो है, ये गौर कीजिए, ये दोनों ही प्रॉब्लम में ये सभी प्रॉब्लम में पार्टिकल एक कन्फाइंड है प्लेन मोशन के लिए। तो जब प्लेन मोशन के लिए कन्फाइंड है तो आपको मैंने जो पहले इक्वेशन बताया है उसको आप यूज़ कर लीजिए तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब आप ये इक्वेशन को यूज करेंगे और दूसरा ये इक्वेशन को यूज करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को यूज करके आप जो है ट्रेजेक्ट्री आराम से एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट पर हम लोग देखेंगे, ये इरोडोव जी के बुक का है, ये 1.16। इसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि कितना समय पर उसके बीच का डिस्टेंस जो है मिनिमम हो जाएगा और व्हाट इज इट इक्वल टू, और वो कितना वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए कंसेप्ट वही लगाना है, एट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस dr/dt इक्वल टू 0। ये जो कंसेप्ट बताया उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे ही। अभी देखिए ये इसका पुली का कांस्टेंट इक्वेशन उस 3 डायमेंशनल मोशन जो वैलिड है जनरल केस के लिए, उसका इक्वेशन यूज़ करके आप इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए मैंने पुली दिखाया है, ये किसी v3 वेलोसिटी से, ये 2 पार्टिकल है जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है, इसका वेलोसिटी v1 v2। तो आपको इसका कांस्टेंट इक्वेशन निकालना है जनरल मोशन के लिए। आप ये मेरा खुद का मॉडिफाई किया हुआ प्रॉब्लम है, इसको आप निकालिएगा। और ये देखिए ये आई इरोडोव के बुक का प्रॉब्लम है और HC वर्मा में भी देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आप इसको भी निकालने का कोशिश कीजिएगा। ये 2 ठो स्ट्रिंग है और नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन जितना आपके पास में पुली रहेगा, जितना स्ट्रिंग रहेगा उतना नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 2 मैंने स्ट्रिंग दिखाया है तो 2 ठो कांस्टेंट इक्वेशन होगा, वो कौन कौन होगा उसको निकालिए। इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। ये देखिए ये HC वर्मा सर के किताब का प्रॉब्लम है, इसमें बॉडी 1 है बॉडी 2 है। तो इसके बीच देखिए चूंकि स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग 1 है तो एक ही कांस्टेंट इक्वेशन होगा, उसको आपको निकालना है कि कांस्टेंट इक्वेशन क्या होगा। मतलब बॉडी 1 का वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है ये ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ है, बॉडी 2 का क्या होगा ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसको निकालने का कोशिश कीजिएगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये मैंने बॉडी 1 और बॉडी 2 को इस ढंग से पुली से अटैच कर दिया है। तो इसके बीच में देखिए कितना स्ट्रिंग आ जा रहा है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो 4 नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन होगा। और ये तो छोड़िए, ये भी स्ट्रिंग है। तो
इससे आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 2 3 4 मतलब 4 नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन, और बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में मतलब दोनों के बीच में वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा, इसको निकालने का कोशिश कीजिए। और ये देखिए, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। ये वॉल के अगेंस्ट में इन जनरल बेंट वायर आर्बिट्रेरी शेप्ड रॉड है। ये वेलोसिटी v1 से इधर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी v2 से इधर के तरफ में मूव कर रहा है। तो इसके बीच में क्या कांस्टेंट इक्वेशन होगा वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 के बीच में, वो कांस्टेंट इक्वेशन निकालना है। अभी देखिए, ये बुक जो है साइंस फॉर एवरीवन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, ये एस क्रोटोव की बुक है। तो अभी जो आपको कंसेप्ट बताया है उस पर कुछ प्रॉब्लम इस एस क्रोटोव के बुक का बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, इसमें प्रॉब्लम नंबर है 1.19 फिगर 6, ये वाला। इसको आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। और 1.20, ये देखिए इसमें दिखा है फिगर 7, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। साथ में प्रॉब्लम नंबर एस क्रोटोव का 1.25, ये देखिए ये ऐसे हिंज कंस्ट्रक्शन दिया है, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा सेम जो कंसेप्ट पर, तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, इसमें चूंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इसलिए dr/dt 0 होगा। इस कंसेप्ट को यूज कीजिएगा। ये 1.25 को बनाने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। रोम्बस का प्रॉपर्टी जो होता है उसको यूज कीजिएगा डायगोनल का। और इसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम बोलता हूँ बनाने के लिए। ये देखिए 1.59 में अगर ये इधर u स्पीड से, दोनों u स्पीड से इधर खींच रहे हैं, तो ये जो रिंग जो दिया है इसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपको निकालना है। 1.59, ये 1.59, इसमें कुछ नहीं यूज़ करना है। देखिए ये पॉइंट जो है dr/dt वाला कंसेप्ट यूज कीजिएगा, तो आपको देखिए ये जो है 0 होगा, क्योंकि ये OA1 फिक्स है dr/dt। तो आप उसी कंसेप्ट को यूज़ करके ये 1.59 प्रॉब्लम को भी आप जो है बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।